प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सुकरात का आकृति सिद्धांत, तर्क विद्या सिद्धांत और प्रयोजनवादी पद्धति। लेक्चर नंबर 30। बेटा, हमने आपको गौरव ग्रंथों की व्याख्या के जो 5 सिद्धांत थे वो अच्छे से समझा दिए हैं। अब हम आज सुकरात के बारे में ये टॉपिक बचा हुआ था, इसको समझा करके और फिर जो है राजनीति दर्शन के जनक, राजनीतिक सिद्धांत के जनक प्लेटो से इसका श्री गणेश करेंगे। तो चलिए बेटा, क्योंकि सुकरात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम प्लेटो को नहीं समझेंगे। तो सुकरात की तर्क विद्या का सिद्धांत, प्रयोजनवादी पद्धति और आकृति सिद्धांत, बेटा इन तीनों सिद्धांतों को समझना निहायत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्लेटो के गुरु सुकरात के इन सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तब तक प्लेटो को भी अच्छे से नहीं समझ सकते। अब ये बात तो स्पष्ट हो ही गई कि भाई प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु था। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं और प्लेटो राजनीति दर्शन के जनक कहलाते हैं। तो चलिए बेटा, सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए सुकरात ने ये 3 सिद्धांत दिए हैं। यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि सुकरात एथेंस का जन्मजात नागरिक था। सुकरात गलियों में, चौराहों पर खड़ा होकर के लोगों से प्रश्न पूछा करता था और उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते थे, सुकरात कहता था कि ये उत्तर सही नहीं है, आप भ्रम में हैं, आप गलती पर हैं। तो सुकरात ने जो ये प्रश्न पूछने की पद्धति अपनाई थी, ये द्वंद्वात्मक पद्धति कहलाती है। इस द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर सुकरात सत्य का पता लगाते थे। खैर चलिए, बहुत लंबी बातें, हम तो केवल 3 बातों की चर्चा करेंगे आज। तर्क विद्या का सिद्धांत, बेटा नोट करें, तर्क विद्या का सिद्धांत। ये बात तो स्पष्ट है कि जब सुकरात के बारे में यूनान में डेल्फी की ये भविष्यवाणी हुई कि सुकरात यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, तो सुकरात को इस बात में विश्वास नहीं हुआ। सुकरात ने लोगों से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। अब जैसे ही प्रश्न पूछना शुरू किया कि न्याय क्या है, शिक्षा क्या है, शांति क्या है, आत्मा क्या है, सद्गुण क्या है, सहनशीलता क्या है, तो सुकरात को इन प्रश्नों के संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिले। तो सुकरात को ये तो विश्वास हो गया कि वाकई जो है यूनान के अंतर्गत हम मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोगों का ही शासन है। और सुकरात के समय में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली थी और इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के द्वारा ही सुकरात को बिना किसी कारण के मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। ये इसकी सामान्य सी पृष्ठभूमि है। बेटा, तर्क विद्या का सिद्धांत क्या कहता है सुकरात का? कि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वस्तुओं का निरीक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति एक मानसिक क्रिया है। मतलब सुकरात कह रहे हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वस्तुओं का निरीक्षण पर्याप्त नहीं है। ज़रा नोट करेंगे, वस्तुओं का निरीक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति एक मानसिक क्रिया है। मतलब आप केवल निरीक्षण करने मात्र से सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, बल्कि सत्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति एक मानसिक क्रिया है। और ये मानसिक क्रिया क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत वाद विवाद, वार्तालाप और तर्क वितर्क का सहारा लिया जाता है। कैसे? सत्य को पाने का सही तरीका वाद विवाद, वार्तालाप, तर्क विद्या है। अर्थात सुकरात ने वास्तव में द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाई थी। वहाँ लोगों से प्रश्न पूछा कि भाई सत्य क्या है, न्याय क्या है, सद्गुण क्या है। अब इन प्रश्नों के संतुष्टिजनक उत्तर जो है सुकरात को नहीं मिले। तो डेफिनेटली सुकरात ने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर सत्य बात का पता लगाने का प्रयास किया। इसलिए सत्य को पाने का सही तरीका वाद विवाद है। आप वाद विवाद करेंगे तो इससे सत्य बात का पता लगेगा, वार्तालाप करेंगे सत्य बात का पता लगेगा, और तर्क विद्या का प्रयोग करेंगे, मतलब तर्क वितर्क देंगे तो इससे सत्य का पता लगेगा। इसलिए सुकरात ने वास्तव में तर्क विद्या के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से सत्य सिद्धांतों का, सत्य बात का पता लगाने का प्रयास किया।
आप सुकरात कहते हैं कि तर्क का आरंभ, तर्क किसी भी वस्तु के बारे में आप तर्क देते हैं तो तर्क का आरंभ प्राकल्पना से होता है। प्राकल्पना हाइपोथेसिस ये प्राकल्पना समाजशास्त्र का शब्द है। प्राकल्पना से प्रारंभ होता है और उसके बाद में फिर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने के बाद में एक व्यापक परिकल्पना की जाती है। क्या? एक व्यापक परिकल्पना की दृष्टि से जांच की जाती है। समझें, तर्क का आरंभ प्राकल्पना से होता है। पहले एक प्राकल्पना तैयार की जाएगी, हाइपोथेसिस। प्राकल्पना मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा जब मैं सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आपको समझाऊंगा। प्राकल्पना से शुरुआत होता है और इसके बाद में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न है, जैसे कि सुकरात ने पूछा था कि भाई सत्य क्या है, न्याय क्या है, सद्गुण क्या है, सहन शक्ति क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में क्या होता है, व्यापक प्राकल्पना की दृष्टि से जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जो उत्तर मिला है उसकी जांच की जाती है। और जांच करने के बाद में सही या गलत, मतलब यहाँ पर जो व्यापक प्राकल्पना की दृष्टि से इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न के उत्तर को सही या गलत परिणाम से नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब उस प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है, वो परिणाम से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको परिणाम से नहीं जोड़ना है। इस दिशा में प्लेटो और अरस्तु आगे बढ़े। मतलब वास्तव में प्रश्न का जो उत्तर है, उस उत्तर का सही या गलत परिणाम निकल रहा है, इस बात को आगे चल कर के प्लेटो और अरस्तु ने बताया, सुकरात ने नहीं बताया है। इसलिए व्यवस्थित रूप में राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश प्लेटो से ही होता है। इसलिए प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो तर्क विद्या के अंतर्गत वाद विवाद, वार्तालाप और तर्क विद्या से सत्यवाद का पता लगाया जाता है, जैसा कि सुकरात ने अपने जीवन काल में ऐसा किया भी था। लोगों से प्रश्न पूछता था, जिससे कि द्वंद्वात्मक पत्ति कहा जाता है। मतलब प्रश्न पूछा जाता था, उसका उत्तर मिलता था, फिर सुकरात प्रश्न पे प्रश्नों की बौछार करता था। दूसरा है प्रयोजन मूलक व्याख्या। बेटा, सुकरात कहते हैं कि भाई मनुष्य की गतिविधियाँ फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर लागू करता हूँ मैं, मनुष्य की गतिविधियाँ केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होती। सुकरात कहते हैं कि जो मनुष्य है, इस मनुष्य की जो गतिविधियाँ हैं, जो कार्यकलाप हैं, वो केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होते, केवल भौतिक कारणों से संचालित नहीं होते हैं, बल्कि वे किसी लक्ष्य, उद्देश्य, साध्य से प्रेरित होती है। मतलब कोई भी मनुष्य है तो मनुष्य की जो गतिविधि है केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होती है, बल्कि वे किसी लक्ष्य, उद्देश्य, साध्य से प्रेरित होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे ऊपर लागू करता हूँ, तो यहाँ पर प्रयोजन मूलक पद्धति का प्रयोग मैंने स्वयं ने भी किया है। जब हम BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का पेपर, तो वहाँ पर कुछ छात्रों ने कहा कि सर आप YouTube चैनल पर आ जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। हमने उनकी बात को नहीं माना, लेकिन उनके कहने के बाद में लगभग हमने 2 वर्ष तक इंतज़ार किया, चारों तरफ देखा कि चलो हम YouTube चैनल देखते हैं किसके ऊपर क्या है। तो हमने वहाँ पाया कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम अच्छे से कहीं नहीं समझा गया। अब इसी समय फिर हमने लक्ष्य किया, तय किया, हमारा जो मूल लक्ष्य था वो ये था कि भी राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूं। तो जब मैंने जैसे ये लक्ष्य तय किया, इसका मतलब हो गया मैं प्रयोजन मूलक पद्धति का प्रयोग कर रहा हूं। आगे जैसे हम सुकरात का उदाहरण देते, क्योंकि हमें तो सुकरात को समझना है। तो सुकरात को, जो कि एथेंस का जन्मजात नागरिक था, सुकरात को जब मृत्युदंड दिया गया तो समलोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। और सुकरात को मृत्युदंड किस लिए दिया गया? क्योंकि वो लोगों से प्रश्न पूछता था, गलियों में, चौराहों पर जाकर खड़ा हो जाता था। अब लोगों से जब प्रश्न पूछा तो वहाँ का जो शासक वर्ग था, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, वो उससे रुष्ट हो जाता है और सुकरात पर आरोप लगा दिया गया कि भाई सुकरात एथेंस के युवाओं को भड़का रहा है, यहाँ का धर्म भ्रष्ट कर रहा है, ये आरोप लगा करके और इसको जो है मृत्युदंड की सज़ा दी गई। अब ज़रा समझना, अब मृत्युदंड की सज़ा इसको दी गई। अब जब सुकरात को कारागार में डाला जाता है, तो कारागार में जब डाल दिया जाता है तो कारागार का जो जेलर था वो सुकरात का प्रशंसक था। जेलर ने कह दिया कि सुकरात आप जाइए, जेल से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपको सज़ा सुनाई गई वो गलत है। सुकरात ने कहा कि नहीं, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं जेल से बाहर नहीं भागूँगा,
क्यों? क्योंकि मैं जेल से बाहर भागता हूँ तो मैं संपूर्ण एथेंस वासियों का और कानून का उल्लंघन करने वाला कहलाऊँगा, संपूर्ण एथेंस का अपराधी कहलाऊँगा। इसलिए मैं कानून का पालन करते हुए अपना जीवन का त्याग करूँगा। कानून का पालन करना मेरा कर्तव्य है। देखें, सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। जेल से बाहर भागने के लिए भी जेलर ने कहा, लेकिन सुकरात ने कहा कि मैं दंड भोगूंगा, और दंड भोगना ही इन्होंने उचित समझा। सुकरात ये सिद्ध करना चाहता था कि कानून का पालन करना नागरिक का कर्तव्य है, कानून का पालन करना नागरिक का कर्तव्य है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सुकरात कह रहे हैं कि कानून का पालन करना नागरिक का कर्तव्य है, तो सुकरात का ये लक्ष्य था कि मैं कानून का पालन करूंगा। कानून का पालन करते हुए भले ही यहाँ का कानून गलत है, भले ही मुझे गलत दंड दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूँगा और कानून का पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, नागरिक का कर्तव्य है। इसी बात को मानते हुए सुकरात ने बिना किसी गलती के मृत्यु को सहर्ष गले लगाया। तो ये इनका प्रयोजन था, लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? कि कानून का पालन करना नागरिक का कर्तव्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार किया। ये जो है सुकरात को समझे तो ये प्रयोजनमूलक व्याख्या या प्रयोजनमूलक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये सबके ऊपर लागू होता है, प्रयोजन तो सबका ही होता है, जैसा कि मैंने मेरे ऊपर उदाहरण दिया। इसके बाद में सत्यवाद का पता लगाने के लिए इन्होंने आकृति सिद्धांत और दिया है। आकृति सिद्धांत सुकरात का सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि कॉम्पिटिशन पूछ लिया जाता है। बेटा, सुकरात ने ज्योमेट्री में आकृतियों से नियमों का पता लगाते हैं। ज़रा ध्यान दें, सुकरात ज्योमेट्री में आकृतियों से नियमों का पता लगाते हैं। क्या? ज्योमेट्री में आकृतियों से नियमों का पता लगाते हैं, और सुकरात ने ज्योमेट्री का खुलकर प्रयोग किया। अब परंतु शुद्ध आकृति कभी नहीं खींची जा सकती, अर्थात वास्तव में देखा जाए तो ज्योमेट्री में आकृतियों से नियमों का पता लगाया जाता है। अब आकृतियों से नियमों का तो पता लगाया जाता है, परंतु शुद्ध आकृति कभी नहीं खींची जा सकती। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ये त्रिभुज हो गया। सुकरात कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे त्रिभुज की आकृति अपूर्ण होते हुए भी एक पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ये त्रिभुज की जो आकृति खींची है, तो त्रिभुज की जो आकृति है, इसमें जो 3 रेखाएँ हैं, ये आप स्वयं देखिएगा। मैंने यहाँ त्रिभुज बनाया है, तो यहाँ पर कहीं से ये मोटी रेखा है, कहीं से पतली रेखा है, कहीं से टेढ़ी रेखा है, मानो यहाँ मतलब मूल बात ये है कि ये अपने आप में पूर्ण त्रिभुज नहीं है, तो वास्तव में अपूर्ण होते हुए भी एक पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात जैसे त्रिभुज की आकृति एक अपूर्ण है, अपूर्ण होते हुए भी एक पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब त्रिभुज की जो आकृति है, ये अपूर्ण होते हुए भी एक पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे ही नगर, राज्य, सिटी स्टेट, सुकरात के समय में, प्लेटो के समय में, अरस्तु के समय में सिटी स्टेट नगर राज्य थी। भाई, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के समय में जो राज्य था उसे नगर राज्य कहा जाता था, है? और आधुनिक युग में जो राज्य, उसे राष्ट्र राज्य, और अगला जो स्टेप है वो विश्व राज्य की प्राप्ति करना है। तो वैसे ही नगर राज्य अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण सात्विक, नोट करें, पूर्ण सात्विकता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आकृति सिद्धांत के आधार पर ही सुकरात कह रहे हैं कि जो नगर राज्य है ये अपूर्ण है। एथेंस, स्पार्टा, चूँकि सुकरात एथेंस का जन्मजात नागरिक था, तो नगर राज्य अपूर्ण होते भी पूर्ण सात्विकता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो नगर राज्य अपने आप में अपूर्ण है, त्रिभुज भी अपने आप में अपूर्ण है, लेकिन जैसे त्रिभुज की बात आती है तो एक पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व त्रिभुज भी करता है। वैसे ही जो नगर राज्य है अपूर्ण होते भी पूर्ण सात्विकता का प्रतिनिधित्व करता है। अतः तर्क विद्या और प्रयोजनमूलक पद्धति से इस विकृत प्रतिबिंब के पीछे छिपे हुए सत्य का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ जो त्रिभुज है, त्रिभुज की आकृति अपूर्ण होती है भी एक पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। तो त्रिभुज की जो आकृति है वो अपूर्ण है, अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका पता लगाना है, हमें सत्यवाद का पता लगाना है। सत्यवाद का पता लगाने के लिए तर्क विद्या और प्रयोजनमूलक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए तर्क विद्या और प्रयोजनमूलक पद्धति से इस विकृत प्रतिबिंब के पीछे छिपे हुए सत्य का पता लगा सकते हैं। जैसे नगर राज्य
अपूर्ण होते भी पूर्ण सात्विकता प्रतिनिधित्व करता है। मतलब नगर राज्य अपूर्ण होते भी पूर्ण सात्विकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो सुकरात कहते हैं कि तर्क विद्या और प्रयोजन मूलक पद्धति से जो है इस विकृत प्रतिबिंब के पीछे छिपे हुए सत्य का पता लगा सकते हैं। मतलब नगर राज्य अपने आप में अपूर्ण है, लेकिन फिर भी नगर राज्य अपूर्ण होते हुए भी ये पूर्ण सात्विकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके पीछे पूर्ण सत्य छिपा हुआ है। तो इस पूर्ण सत्य की जानकारी, या हम कहेंगे कि इस विकृत, नगर राज्य अपने आप में पूर्ण है, विकृत है, तो इस विकृत मतलब नगर राज्य का जो विकृत स्वरूप है, इस विकृत प्रतिबिंब के पीछे छिपे हुए सत्य का पता लगा सकते हैं। नगर राज्य अपने आप में अपूर्ण है, परंतु अपूर्ण होते भी ये सात्विकता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर तर्क विद्या और प्रयोजन मूलक पद्धति से नगर राज्य के पीछे छिपे हुए सत्य का पता लगाया जाता है। किससे? तर्क विद्या से और प्रयोजनवादी पद्धति से। अतः अंत में कहा जा सकता है कि सुकरात ने ये कहा है कि जैसे नगर राज्य अपूर्ण है, जैसे नगर राज्य अपूर्ण है, जैसे ज्योमिति के अंतर्गत जो आकृतियाँ हैं, त्रिभुज की आकृति है, ये अपने आप में अपूर्ण है, ये पूर्ण कभी आप बना ही नहीं सकते। लेकिन जैसे त्रिभुज के पीछे पूर्ण सत्य शुद्ध आकृति छिपी रहती है, वैसे ही नगर राज्य के पीछे भी शुद्ध आकृति छिपी रहती है। अतः तर्क विद्या और प्रयोजनवादी पद्धति से हम नगर राज्य के पीछे सत्य का, नगर राज्य के पीछे सत्य का पता लगा सकते हैं, और आकृति जो त्रिभुज की आकृति, इसके पीछे छिपे हुए सत्य का पता लगा सकते हैं। क्योंकि वास्तविक रूप में जो आकृति बनाई गई है त्रिभुज की, वो अपने आप में अपूर्ण है, लेकिन फिर भी पूर्ण त्रिभुज का हमें पता लगाना है, शुद्ध त्रिभुज की आकृति का पता लगाना है। ऐसे ही नगर राज्य भले ही अपने आप में अपूर्ण है, लेकिन हमें जो है इसके पीछे छिपे हुए सत्य का, इसके पीछे छिपे हुए पूर्ण स्वरूप का पता लगाना है। और इसका पता सुकरात ने कहा है कि तर्क विद्या जिसमें वाद विवाद का प्रयोग किया जाएगा, वार्तालाप का प्रयोग किया जाएगा, तर्क विद्या का प्रयोग किया जाएगा, तर्क वितर्क का प्रयोग किया जाएगा, तर्क विद्या और प्रयोजनवादी पद्धति से लगाया जा सकता है। सत्यवाद का पता इन दो पद्धतियों के माध्यम से लगाया जा सकता है। ये हो गया सुकरात के 3 सिद्धांत: आकृति सिद्धांत, प्रयोजन मूलक व्याख्या या प्रयोजन मूलक पद्धति सिद्धांत, और जो है तर्क विद्या का सिद्धांत। तो आप इन तीनों सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये समझने के बाद में और फिर जो है हम प्लेटो की श्री गणेश करेंगे, क्योंकि प्लेटो से जैसे हम श्री गणेश करेंगे तो मुझे विश्वास है कि प्लेटो से पहले का जो राजनीतिक चिंतन है, जैसे सोफिस्ट राजनीतिक चिंतन है, सुकरात का राजनीतिक चिंतन है, सिनिक्स और साइरेनेइक्स विचारधाराएँ, ये सब मैंने आपको समझा दिए। अब यहाँ पर इतनी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है कि हम प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, मैकियावेली, होब्स, लोक, रूसो इत्यादि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को समझने में हमें कोई परेशानी नहीं आ सकती। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।